सुप्रभातम। उसके ऊपर पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने कार्ल मार्क्स की जो कृतियां थी, पुस्तकें थी, उनको तरतीब से वर्णित किया, उनके प्रकाशन के सन के क्रम में। और अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कार्ल मार्क्स के विचारों के ऊपर प्रभाव किन किन का था और कार्ल मार्क्स के विचार क्या हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो पहले मैं कार्ल मार्क्स के प्रभावों की चर्चा करूंगा। कार्ल मार्क्स के ऊपर किस किस विचारों का प्रभाव था। जैसे लोस्की कहते हैं लोस्की का यह कहना है कि कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद के विभिन्न पत्थर इधर उधर बिखरे हुए थे, उन सबको इकट्ठा किया और एक इमारत खड़ी कर दी। यानी जो बेतरतीब समाजवाद था उसको तरतीब से सेट करके और वैज्ञानिक समाजवाद की एक नींव खड़ी कर दी। यह कहना है लोस्की का। तो देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स का सब कुछ मौलिक नहीं है, बल्कि आलोचनात्मक रूप से वो विकसित हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपने विचार उसके अंदर वर्णित किए हैं। तो किसी भी विचार के जो विचार होते हैं, तो मान के चलिए वो तात्कालिक विचारकों के विचारों से, तात्कालिक समाज से, तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं से जरूर प्रेरित होते हैं। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को प्रेरणा कहां से मिली, मैं इसी का वर्णन करूंगा। और इसका वर्णन करने के लिए मैं एक विचार की चर्चा करूंगा, वो है निस्बैट। निस्बैट कहता है कि कार्ल मार्क्स के ऊपर तीन चीजों का प्रभाव है, यानी तीन देशों की तीन धाराओं का प्रभाव है कार्ल मार्क्स के ऊपर। एक है जर्मन दर्शन, दूसरा है फ्रांस की राजनीति, और तीसरा है ब्रिटेन का पूंजीवाद। तो इसके आर्थिक विचार हैं कार्ल मार्क्स का, उनके ऊपर ब्रिटेन के पूंजीवाद का प्रभाव है, ब्रिटेन के उद्योगवाद का औद्योगिकरण में क्या हुआ उसका प्रभाव है, ब्रिटिश अर्थशास्त्र, ये कह दे इनके ऊपर प्रभाव है ब्रिटिश अर्थशास्त्र का। इनके विचारों पे प्रभाव है फ्रांस की राजनीति का और जर्मनी के दर्शन का। तो पहले अपन जर्मन दर्शन की चर्चा कर ले कि कार्ल मार्क्स ने जर्मनी के दर्शन से क्या लिया है। देखिए, जर्मन दर्शन में दो वो दार्शनिकों से ज्यादा प्रभावित है, एक हेगल से और दूसरे वो प्रभावित हैं फायरबाख से। हेगल से इन्होंने अलगाव का सिद्धांत लिया है और विशेष करके हेगल से इन्होंने द्वंद्ववाद लिया है। और दो हेगल का द्वंद्वात्मक चेतनवाद था, उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बदल दिया है और यह कहा है कि हेगल का जो द्वंद्ववाद था वो सर के बल खड़ा था, शीर्षासन कर रखा था उसने, और मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया है, ये कहना है कार्ल मार्क्स का। तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा अगर एक व्यक्ति का प्रभाव देखें, हम ये कहें कि हेगल का प्रेरणा स्रोत कौन है, कार्ल मार्क्स का प्रेरणा स्रोत कौन है, तो वो है हेगल। हेगल है उनके प्रेरणा स्रोत। तो खुद ये कार्ल मार्क्स नव हेगलवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे और हेगल का जो दर्शन की शुरुआत है, उनके विचारों की जो शुरुआत है, वो हेगल की आलोचनात्मक व्याख्या से ही शुरू होती है। हेगल ने खुद एक पुस्तक लिखी 1843 में, वो है क्रिटिक ऑफ
हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट। फिलोसॉफी ऑफ राइट हेगल की एक पुस्तक है। अधिकारों का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, इसकी क्रिटिक की है। फिर इनकी पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें भी हेगल के दर्शन की आलोचना की गई है। तो शुरुआत में जो इनका दर्शन है वो हेगल की आलोचनात्मक व्याख्या से शुरू होता है। इनके ऊपर हेगल का सबसे ज्यादा प्रभाव है। हेगल के बाद एक और जर्मन दार्शनिक है फायरबाख, और फायरबाख से इन्होंने लिया है भौतिकवाद। तो कार्ल मार्क्स का जो पूरा दर्शन है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के चारों ओर घूमता रहता है, डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म के चारों ओर घूमता रहता है। और ये भौतिकतावाद उन्होंने फायरबाख से ले लिया और द्वंद्ववाद हेगल से ले लिया, और ये दोनों के दोनों जर्मन दार्शनिक है। तो कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है, फिलोसॉफी है, वो जर्मनी का दर्शन है उससे प्रभावित है, हेगल और फायरबाख से। आगे चलते हैं। तो उन्होंने फ्रांस की राजनीति से क्या ग्रहण किया है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए यहां तो हमने दो दार्शनिकों की चर्चा कर ली, हेगल की चर्चा कर ली और हमने चर्चा कर ली फायरबाख की। अब हम करें फ्रांस की राजनीति ने उनके ऊपर प्रभाव डाला। तो ये जो रेडिकल विचार है, जो अमूलवादी विचार है हेगल, इसके कार्ल मार्क्स के, वो फ्रांस की राजनीति से प्रभावित है। क्योंकि फ्रांस की जो राजनीति है वो बड़ी रेडिकल होती है। फ्रांस की खुद की 1789 की जो क्रांति है उसको हम रेडिकल क्रांति बोलते हैं, क्योंकि उससे आमूलचूल परिवर्तन हुए थे समाज में। उससे राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र आ गया, सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया और बुर्जुआवाद आ गया। अभी हम चर्चा करेंगे बुर्जुआवाद क्या है, सामंतवाद क्या है, इन सब की अभी चर्चा करेंगे, इन शब्दावली की। पहले मैं बता दूं, फ्रांस की राजनीति से उन्होंने रेडिकल विचार ग्रहण किए हैं। आगे चलते हैं, और क्या ग्रहण किया है। ये जो इसके क्रांति संबंधी विचार है, क्योंकि क्रांति रेडिकली तो होती है, रेडिकल क्रांति संबंधी या हिंसक क्रांति की है, वो फ्रांस की राजनीति से है। फिर कार्ल मार्क्स के जो समाजवाद संबंधी विचार है, आर्थिक समानता संबंधी विचार है, संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व के जो विचार हैं वो फ्रांस की राजनीति से प्रेरित है। तो ये समाजवाद, क्रांति, रेडिकलिज्म, आमूल परिवर्तनवाद, ये सब फ्रांस की राजनीति से प्रभावित होकर लिखे। तो फ्रांस की राजनीति में कार्ल मार्क्स पे प्रभाव डालने वाले कौन कौन हैं, एक बार हम इनकी चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने फ्रांस से क्या लिया है। देखिए फ्रांस में काल्पनिक समाजवादी हैं दो, बहुत सारे हैं, अपने दो की चर्चा कर ले। और वे काल्पनिक समाजवादी है, एक है सेंट साइमन और एक है चार्ल्स फूरियर। तो इनके ऊपर सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर के विचारों का, उनके समाजवाद का भी प्रभाव है। ये जिसे एक अच्छी सामूहिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं उसका प्रभाव है कि साम्यवाद एक अच्छा सा होगा, सभी लोग सुखी होंगे, उसकी ये ऐसे विचार कार्ल मार्क्स के, उनके ऊपर सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, बाबे जैसे काल्पनिक समाजवादियों का प्रभाव है। अराजकतावादी समाजवाद, हालांकि इसकी आलोचना की है कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक पोवर्टी ऑफ फिलोसॉफी में, प्रोंदा की। लेकिन अंततः जो मार्क्सवाद है जब आता है तब राज्य शोषण विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन हो जाता है। तो मार्क्सवाद की भी जो टॉप सिचुएशन है, गति करते करते वो अराजकवादी समाजवाद बन जाती है। ये वो प्रोंदा से प्रेरित होके लेते हैं, और प्रोंदा भी फ्रांसीसी है। एक और प्रकार का समाजवाद चलता है श्रम संघवाद।
और ये है जॉर्ज सोरेल का। देखिए श्रम संघवाद है, इसका तात्पर्य होता है कि उद्योगों का संचालन श्रमिकों के संघों के द्वारा किया जाएगा, यानी श्रमिक करेंगे उद्योगों का संचालन, सामूहिक संचालन होगा, उद्योग मजदूरों की सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से संचालित होगी फैक्ट्रियां। ये जॉर्ज सोरेल जो कि फ्रांसीसी विचारक है, उनका था श्रम संघवाद, सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म होता है श्रमिकों की जो लेबर यूनियन होती है, जैसे लोहा यूनियन है, लोहे क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की, भट्टा यूनियन है, ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूरों की, और चमड़ा यूनियन है या जूते की यूनियन है, जो जूते के क्षेत्र में, चमड़े के क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं उनकी। तो ये तो होती है लेबर यूनियन, जो हर क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की अलग अलग होती है। फिर इन मजदूरों की हर एक यूनियन से एक एक दो प्रतिनिधि लेके और एक सिंडिकलिज्म बनाई जाती है, मजदूरों की सर्वोच्च संस्था बनाई जाती है, जिसको सिंडिकेट बोलते हैं, इसी से सिंडिकलिज्म बना है। फिर वो समस्त उद्योगों का संचालन करेगी और अर्थव्यवस्था का संचालन करेगी, वो सिंडिकलिज्म होगा। ये जॉर्ज सोरेल ने कहा कि श्रमिकों के द्वारा, श्रमिकों के संघ के द्वारा संचालन किया जाना उद्योगों का। और एक जो क्रांतिकारी समाजवाद है, जिसमें क्रांति की बात है शांति की बजाय, वो लिया है लुई ब्लांक से। तो ये है फ्रांसीसी विचार। कई बार देखिए एक क्वेश्चन आ जाते हैं, मुद्दा ये नहीं कि इनके ऊपर किसका विचार था, प्रभाव था, पर ये है कि कई बार ये मिलान करने आ जाते हैं कि कौन काल्पनिक समाजवादी है, कौन अराजकतावादी समाजवादी है, कौन श्रम संघवादी है और कौन क्रांतिकारी समाजवादी है। तो ये है, इनका भी प्रभाव था। यानी फ्रांस की राजनीति से जो रेडिकल के विचार लिए, जो क्रांति संबंधी विचार लिए, अमूल परिवर्तन के विचार लिए, समाजवादी संबंधी विचार लिए, श्रमिकों के संघ के विचार लिए, और यहाँ एक पेरिस कम्यून चला करता था। यानी जब कार्ल मार्क्स पेरिस में था 1850 के दशक में, उस समय पेरिस के अंदर मजदूरों की कम्यून का राज आया था। मजदूर वहां बहुसंख्यक रूप से जीत के आए थे। तो उस पेरिस कम्यून से भी बहुत प्रभावित है कार्ल मार्क्स के विचार। वहीं से इसने मजदूरों का जो समाजवाद है, मजदूरों की सर्वहारा की तानाशाही है, उसके विचार ग्रहण किए पेरिस कम्यून से। तो ये हमने ये भी देखा कि जैसा कि निस्बेट कह रहा है, उनके ऊपर फ्रांस की राजनीति का प्रभाव है। फिर है ब्रिटेन का अर्थशास्त्र। देखिए ये आपको याद करने होंगे, मैं फिर वापस दिए चलता हूँ। हेगल और फायरबाख, फ्रांसीसी राजनीति, यानी फ्रांस के क्या क्या वहां के समाजवाद का प्रभाव उनके ऊपर, तो ये आप जरूर याद करें, आप लिख लें इसको। काल्पनिक समाजवादी है सेंट साइमन और फूरियर, अराजकतावादी समाजवादी है प्रोंधा, श्रम संघवादी है जॉर्ज सोरेल, और क्रांतिकारी समाजवाद है लुई ब्लांक का। तो इनके ऊपर कार्ल मार्क्स का प्रभाव है, ये आप लिख लें। फिर चलते हैं कि ब्रिटेन के पूंजीवाद या ब्रिटेन से इन्होंने क्या ग्रहण किया है, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो इन्होंने ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन का औद्योगिकरण देखिए सबसे तीव्र गति से हुआ था। तो ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ, उससे संबंधित विचार। ब्रिटेन में जो पूंजीवाद था वो कैसा था, ब्रिटेन के बुर्जुआ कैसे थे, यानी इसके जो आर्थिक विचार हैं, ये हम कहते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वगैरह, कैसे एक पूंजीवाद में एक मजदूर का शोषण होता है, कैसे एक पूंजीवाद में मजदूर के अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति कहा जाता है और मजदूर को सिर्फ निर्वाह मजदूरी देता है। तो ये सब कुछ कार्ल मार्क्स ने ब्रिटेन में देखा, क्योंकि ब्रिटेन तात्कालिक औद्योगिक देशों में सबसे ज्यादा औद्योगिक रूप से विकसित देश था। तो ये औद्योगिकरण, पूंजीवाद, बुर्जुआ विचार, आर्थिक विचार, ये सब ब्रिटेन से लिए हैं। और हम एक विचारक करते हैं, इनको स्कॉटिश विचारक बोलते हैं। ये जो एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, ये सारे ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। तो ये जो स्कॉटिश विचारक हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, स्कॉटिश अर्थशास्त्री या ब्रिटिश अर्थशास्त्री, एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो, माल्थस जैसे लोग, इनको हम परंपरागत अर्थशास्त्री भी बोलते हैं, क्योंकि राज्य के हस्तक्षेप का और नकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हैं। तो इनमें से एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री है डेविड रिकार्डो।
जो कि ब्रिटेन के हैं, तो डेविड रिकार्डो का जो श्रम का मूल्य सिद्धांत है, ये डेविड रिकार्डो से लिया है कार्ल मार्क्स ने, और कार्ल मार्क्स ने इसका रूप दे दिया अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन प्रेरणा यहीं से मिली है कि किसी भी चीज को वैल्यूएबल जो बनाता है, किसी भी चीज को जो काम में लेने लायक बनाता है, वो बनाता है श्रम। तो वैल्यू एडिशन जो किया जाता है, अब देखिए गेहूं के आटे की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, अगर आप उसका हलवा बना देते हैं, आप उसकी बर्फी बना देते हैं, उसकी बिस्किट बना देते हैं, तो वो ज्यादा पहले से ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो ये काम श्रमिक करता है, ये श्रम के द्वारा किया जाता है। प्रकृति में जो चीजें पाई जाती है उनका वैसे तो कोई वैल्यू नहीं होती, कोई उपयोगी नहीं होता, लेकिन प्रकृति में पेड़ पाए जाते हैं, आपने पेड़ को काट के और उसका क्या किया, एक मेज बना दिया, अब वो उपयोगी हो गया वही पेड़ आपके लिए। तो ये श्रम है, ये मूल्य पैदा करता है, ये है डेविड रिकार्डो का, और इसी से कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ली है। तो ये कार्ल मार्क्स के ऊपर डेविड रिकार्डो का प्रभाव है, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले। तो हमने निस्बेट के अकॉर्डिंग चर्चा की, इन पे जर्मन दर्शन का प्रभाव है, फ्रांस के समाजवाद का प्रभाव है, और ब्रिटेन के अर्थशास्त्र का प्रभाव है। इन चर्चाओं के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब कार्ल मार्क्स के विचारों की चर्चा करते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचार हैं वो कैसे हैं। तो कार्ल मार्क्स के विचारों की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक 1832 में कार्ल मार्क्स की फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेरिस की पांडुलिपियां नहीं छपी थी, तब तक हम एक ही मार्क्स को पढ़ा करते थे, हम मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद पढ़ा करते थे। लेकिन 1932 के बाद जब पेरिस पांडुलिपियां आई, तब एक नए मार्क्स के दर्शन हुए हमें। ये मार्क्स के वो विचार हैं जो उन्होंने युवावस्था में, या जब उनके विचार परिपक्व नहीं हुए थे पूर्णतया, तब लिखे थे। तो उसमें एक नया जो मार्क्स दर्शन हुआ, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर मार्क्स जैसे जैसे प्रौढ़ होता गया, उसके विचार परिपक्व होते गए, फिर मार्क्स के विचारों ने क्या रूप लिया, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज हम दो मार्क्स की चर्चा करेंगे, एक मार्क्स जो कि युवा मार्क्स है, यंग मार्क्स, और दूसरा मार्क्स जो प्रौढ़ मार्क्स है। तो बहुत सारे विचारक हैं जो मार्क्स के इन दो अलग अलग मानते हैं कि ये मार्क्स अलग है, ये मार्क्स अलग है। ऐसे मानने वालों में एक व्यक्ति है लुईस अल्थुजर, ऐसे व्यक्तियों में एक है मैक्लेनन। डेनियल बेल की भी चर्चा आती है, रोमान दोहरा की भी चर्चा आती है, लेकिन डेनियल बेल और रोमान दोहरा बोलते हैं कि 1848 के बाद, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और जब उसकी दास कैपिटल आ गई, तो उसके बाद जो कार्ल मार्क्स के विचार थे वो पूरे परिपक्व होते गए थे और अलगाववाद की चर्चा उसने छोड़ दी थी। लेकिन उससे पहले तो अलगाववादी था। तो हम दो ही विचारक कर लेते हैं, लुईस अल्थुजर और मैक्लेनन। हम छोड़ देते हैं डेनियल बेल को और रोमान दोहरा को। लुई अल्थुजर और मैक्लेनन, ये दोनों ये कहते हैं कि मार्क्स एक नहीं है, बल्कि मार्क्स दो है। एक है युवा मार्क्स, एक है प्रौढ़ मार्क्स। तो ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब हम मार्क्स के विचारों की चर्चा करेंगे, तो हम चर्चा कर रहे हैं लुई अल्थुजर की। लुई अल्थुजर कहता है मार्क्स एक नहीं है, यानी सिर्फ वही मार्क्स नहीं है जिसको हम वैज्ञानिक समाजवाद है जिसका, बल्कि मार्क्स दो है। एक मार्क्स है जो यंग है, दूसरा मार्क्स है जो मैच्योर है। तो एक युवा मार्क्स और एक प्रौढ़ मार्क्स, ये दो मार्क्स हैं। और लुई अल्थुजर की इसी बात का समर्थन करते हैं मैक्लेनन कि बिल्कुल मार्क्स दो हैं, एक युवा और एक प्रौढ़, और दोनों के विचारों में बड़ा अंतर पाया जाता है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि लुई अल्थुजर कौन है, फिर चर्चा करना आसान हो जाएगा। लुई अल्थुजर फ्रांस के समकालीन विचारक हैं।
अंत में ये पागल हो गए थे। बड़े ही महत्वपूर्ण 9 मार्क्सवादी हैं लुई अल्थुजर। स्टालिन ने जो व्याख्या की मार्क्सवाद की, उसके विरोधी हैं ये। और इनका जो मार्क्सवाद है वो संरचनात्मक मार्क्सवाद है, जिसकी फिर कभी व्यापक चर्चा करेंगे। आप तो इतना याद रखें कि लुई अल्थुजर फ्रांस के एक नव मार्क्सवादी विचारक हैं। नव मार्क्सवादी वो होते हैं जो मार्क्स को स्वीकार भी करते हैं और मार्क्स को समय अनुकूल उसमें संशोधन भी करते हैं मार्क्सवाद में, मार्क्स के विचारों में, ताकि उसको समय अनुकूल बनाया जा सके। तो वो है लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर के साथ ये हुआ था कि लुई अल्थुजर अपने जवानी के दिनों में, जब हिटलर ने कब्जा कर लिया था फ्रांस के अंदर, तो गिरफ्तार कर लिए गए थे। और मेरी जो पुस्तक है प्रमुख राजनीतिक चिंतक पाश्चात्य और भारतीय, अगर आप उसमें लास्ट का एक पेज पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ के। लुई अल्थुजर उसमें एक विचारक के रूप के ऊपर लिखा, उसके अंदर 56 विचारक हैं जो पाश्चात्य भी और भारतीय भी है। आप उसमें जरूर देखें, ज्यादा नहीं तो लास्ट वाला पेज जरूर देखें, उसमें से आपको बड़ा आनंद आएगा। आनंद क्या आएगा? आप में मानवता के भाव जागृत होंगे। लुई अल्थुजर की मानसिकता का पता चलेगा कि ये व्यक्ति जब पागल हो गया था और इसने अपनी पत्नी का गला तक घोट दिया गया था, और उसके बाद ये क्या सोचता है ये व्यक्ति। बड़े मार्मिक वो शब्द थे जो मुझे एक पुस्तक में मिले थे कि कैसे मैं रोता हूं अपने पत्नी के उन खुरदरे हाथों में मुंह देके, कैसे संभालती है मेरी पत्नी मुझे जब मैं अकेलापन महसूस करता हूं, और कैसे मैंने इतना करने के बावजूद इस देवी स्वरूपा स्त्री को कैसे प्रताड़ित किया। कितना बड़ा हबसी था मैं। कभी भी मेरी पत्नी ने अपने दुखों को प्रकट नहीं किया मेरे सामने। तो ऐसे जो व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में पागल हो गया था, उस व्यक्ति के विचार देखना, जब वो ठीक हुआ करता था, लिखा करता था, तो ऐसा ये कहानी इसलिए बताई ताकि आपको ये व्यक्ति रटने नहीं पड़े। लुई अल्थुजर बड़ा अजीब सा नाम है, कभी पढ़ा नहीं है, तो अगर इससे आसपास की कोई कहानी अपने को याद आ जाए, जीवनी का वर्णन कर दिया जाए, तो लुई अल्थुजर याद रह जाएगा। तो लुई अल्थुजर फ्रांस का रहने वाला नव मार्क्सवादी है। चलिए, ये नव मार्क्सवादी है। तो लुई अल्थुजर कहता है कि मार्क्स 2 हैं, मैकलेलन भी कहता है मार्क्स 2 हैं, यंग और प्रोड। ये क्वेश्चन आया, कौन कहता है ये बात। फिर लुई अल्थुजर ने एक बड़ी जोरदार बात कही है, ज्ञान मीमांसीय अंतराल। ये शब्दावली आप लिख लें कि कार्ल मार्क्स के विचारों के संदर्भ में ज्ञान मीमांसीय अंतराल शब्दावली का प्रयोग किसने किया। अब अभी हाथों हाथ लिख लीजिए। इसको बोलते अंतराल रह है, ये अंतराल एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक। अगर इसकी व्यापक चर्चा करना देखना चाहें तो आप मेरी वाली पुस्तक में आपको मिल जाएगी लुई अल्थुजर में, लेकिन इतना शब्द याद कर ले, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ज्ञान मीमांसीय अंतराल, कि किसी भी विचारक का जो ज्ञान होता है, विचार होता है, वो स्थायी नहीं होते, बल्कि कई बार उम्र के साथ, कई बार अनुभवों के साथ, कई बार परिस्थितियों के अनुसार वो विचार पहले के विचारों से अलग होते जाते हैं, यानी विचारों के अंदर अंतराल आता जाता है। तो यंग मार्क्स है, उसके विचार अलग हैं, और मैच्योर जो मार्क्स है उसके विचार अलग हैं। इसको वो ज्ञान मीमांसीय अंतराल बोलता है। सिंपल शब्दों में देखते हैं कि ज्ञान मीमांसीय अंतराल क्या है। मैं आपको एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। प्लेटो के विचार आप देखते हैं, क्या प्लेटो के विचार जैसे शुरू में है वैसे अंत में है क्या? नहीं है। प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो बड़ी यूटोपियन टाइप है, काल्पनिक है थोड़ी, और उसमें दार्शनिक राजा की और समाजवाद की चर्चा, स्त्रियों का और संपत्ति का समाजवाद। लेकिन क्या ऐसा संभव है क्या? आगे चल के खुद प्लेटो स्वीकार करता है कि ऐसा नगर बादलों में संभव है, वास्तव में संभव नहीं है। तब फिर वो एक और ज्यादा व्यवहारिक कृति लिखता है, अपने विचारों को ज्यादा व्यवहारिक रूप देता है, अपने विचारों को ज्यादा यथार्थवादी रूप देता है, और कल्पनाओं को छोड़ता है, और द लॉज लिखता है कि व्यक्ति की बजाय कानून का शासन महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अपने देखा कि प्लेटो के विचारों में ज्ञान में अंतराल आता है। पहले वो थोड़ा काल्पनिक है, फिर ज्यादा व्यवहारिक हो गया है। ऐसे ही कार्ल मार्क्स के विचारों में पहले जब वो यंग था तब उसके विचार कुछ और थे, मानवतावादी थे, अलगाववाद का समर्थन करते थे,
थोड़े रोमांटिक थे, थोड़े रोमांस से प्रेरित थे, ज्यादा स्वतंत्रता पे बल दे रहे थे। लेकिन जब वो प्रौढ़ हो गया तब इसने इन विचारों को छोड़ दिया और उसने फिर चेतना को छोड़ दिया और भौतिकतावाद के ऊपर पूर्णतया निर्भर हो गया। उसने स्वतंत्रता के बजाय आर्थिक समानता को ज्यादा महत्वपूर्ण माना और मानव मुक्ति के लिए उसने वर्ग संघर्ष को आवश्यक माना। जबकि वो जब प्रौढ़ था तो वर्ग सहयोग की चर्चा करता है, आपसी समन्वय की चर्चा करता है, भाईचारे की चर्चा करता है, लेकिन प्रौढ़ होने के बाद वो सिर्फ क्रांति की चर्चा करता है, हिंसा की चर्चा करता है, बुर्जुआ की खिलाफत करता है, मजदूरों की तानाशाही की चर्चा करता है। लेकिन पहले तो नहीं करता वो, क्योंकि उस टाइम यंग था। यानी इसके ज्ञान में, इसके विचारों में बदलाव आता है, अंतराल आता है। इसी से एक शब्द पैदा हुआ, ज्ञान मीमांसीय अंतराल, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक। ये शब्दावली लुई अल्थुजर ने कार्ल मार्क्स के विचारों के लिए लिखी है। तो कैसे आता है अंतराल? एक जब कार्ल मार्क्स 1844 की दार्शनिक पांडुलिपियां लिखता है, उस टाइम उसके विचार अलग हैं, जिसको अपन पेरिस पांडुलिपियां बोलते हैं, लेकिन बहुत बाद में सामने आए ना। और फिर द कैपिटल लिखता है या दास कैपिटल लिखता है, उसमें विचार अलग है, तब तक उसके विचार पूरे मैच्योर हो चुके हैं। तो 1848 के बाद की जो कृतियां हैं उसमें अलग कार्ल मार्क्स दिखाई देता है, 1848 से पहले की कृतियां हैं उनमें कार्ल मार्क्स अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के हम भी दो प्रकार का मार्क्स करेंगे, एक वो मार्क्स जो युवा है, एक वो मार्क्स जो प्रौढ़ है। तो आज की जो अपनी कक्षा है इसमें मैं आपको युवा मार्क्स के जो विचार हैं वो करवाऊंगा। उससे पहले विचार हैं कैसे, मैं इनकी चर्चा कर दूंगा। और ये सब चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको कुछ शब्दावली समझा देता हूं। एक शब्दावली आएगी बार बार उदारवाद, एक शब्दावली आएगी बार बार पूंजीवाद, एक शब्दावली आएगी बुर्जुआ, एक शब्दावली आएगी सर्वहारा, एक शब्दावली आएगी सामंतवाद, एक शब्दावली आएगी उपनिवेशवाद, कोई और शब्दावली आएगी तब और व्याख्या कर लेंगे। चलिए, फिर एक और शब्दावली आएगी आमूल परिवर्तनवाद। चलिए, पहले मैं आपको उदारवाद के बारे में बता दूं, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है इनकी भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है, कैसी आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि व्यक्ति विवेकवान होता है, व्यक्ति समझदार होता है, व्यक्ति भावुक नहीं होता बल्कि वो तार्किक होता है, व्यक्ति बहुत शाना होता है और प्रत्येक व्यक्ति विवेकवान होता है। ये और मानती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विवेकवान है, वो शाना है, समझदार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसकी भलाई किस में है और बुराई किस में। तो कौन सी व्यवस्था उसके लिए अच्छी है, राजनीतिक व्यवस्था, कौन सी शासन व्यवस्था उसके लिए अच्छी है, कौन सी शासन पद्धति उसके लिए अच्छी है, कौन सी सरकार उसके लिए अच्छी है, कौन सा राजनीतिक दल अच्छा है, कौन सी आर्थिक प्रणाली उसके लिए अच्छी है, कौन सी धार्मिक प्रणाली उसके लिए अच्छी है, कौन सी शैक्षणिक प्रणाली उसके लिए अच्छी है, कौन से सामाजिक रीति रिवाज उसके लिए अच्छे हैं, वो सब जानता है क्योंकि वो विवेकवान है। तो उस व्यक्ति को आप क्या छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, चाहे वो मामला राजनीति का हो, बाजार का हो या धर्म का हो। तो धर्मनिरपेक्षता ले आओ, लोकतंत्र ले आओ, ताकि वो अपने सरकार का खुद चयन कर सके, स्वतंत्र हो जाए वो लोकतंत्र अपने सरकार के चयन में। बाजार में मांग और पूर्तियों को प्रतिस्पर्धा करने दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो। तो वो स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकार की स्वतंत्रताओं पर बल देता है उदारवाद, यानी लिबरल है ये हर एक चीज के प्रति। तब ये बल देता है व्यक्तिवाद के ऊपर कि व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति केंद्र में है, व्यक्ति साध्य है, उसको सुखी कैसे किया जाए। अगर धर्म उसको दुखी करता है, धर्मनिरपेक्षता लाओ। अगर राजतंत्र उसको दुखी कर रहा है तो लोकतंत्र लेके आओ। लोकतंत्र में कोई सरकार अगर दुखी कर रही है तो उसको बदलाव का अधिकार दो, वोट का अधिकार दो। ये है उदारवाद। तो उदारवाद व्यक्ति को विवेकवान मानता है, इसलिए वो व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, स्वतंत्रता का समर्थन करता है। उदारवाद जब आर्थिक क्षेत्र में उतरता है तो उसको हम पूंजीवाद बोलते हैं, यानी पूंजी का जो स्वामित्व होना चाहिए वो निजी स्वामित्व होना चाहिए। नंबर एक,
यानी पूंजी सार्वजनिक नहीं बल्कि निजी हाथों में होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल होने चाहिए, प्राइवेट बसें होनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल होने चाहिए। और राज्य है वो अहस्तक्षेपकारी होना चाहिए और योग्यता पे बल होना चाहिए। यानी उदारवाद योग्यता पे बल देता है, उदारवाद भी योग्यता ही, पूंजीवाद उसकी एक धारा है जो आर्थिक धारा है। धर्म के मामले में इसकी धारा धर्मनिरपेक्षता है और शासन व्यवस्था के में ये उदारवाद लोकतांत्रिक होता है। तो पूंजीवाद इसकी आर्थिक धारा है जो कहती है कि राज्य को पूंजीपतियों के मामले में, बाजार के मामले में, पूंजी के मामले में, निजी पूंजी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, राज्य को उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राज्य को उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, उसके संपत्ति के मामले में, कार्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग कर रहा है जो कुछ कर रहा है। तो ये है पूंजीवाद। अब आ गया बुर्जुआ। कुल मिला के बुर्जुआवाद को पूंजीवाद भी बोला जाता है। बुर्जुआ होता है पूंजीपति, लेकिन जो बुर्जुआ शब्द है ये जर्मन शब्द है जिसका एक साधारण तात्पर्य क्या होता है, पूंजीपति होता है। बुर्जुआ का साधारण तात्पर्य पूंजीपति होता है। कई जगह इसको मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। बुर्जुआ मीन्स मध्यम वर्ग। देखिए समाज में 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। एक होता है उच्च वर्ग, एक होता है मध्यम वर्ग और एक होता है निम्न वर्ग। ये जो उच्च वर्ग होता है इसके पास धन शक्ति होती है, यानी इसके पास पैसा होता है। मध्यम वर्ग के पास बुद्धि की शक्ति होती है, बौद्धिक बल होता है, यानी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, ये सारे मध्यम वर्ग में आते हैं। ये जो धनिक होते हैं, धनपति होते हैं, ये बड़े बड़े जो सेठ होते हैं, धन्ना सेठ और उद्योगपति, ये उच्च वर्ग में आते हैं। निम्न वर्ग के पास शारीरिक बल होता है, यानी ये श्रमिक होते हैं। तो धन शक्ति या धन बल, बुद्धि बल और शारीरिक बल या श्रम बल, ये 3 प्रकार के बल होते हैं, इसी से 3 वर्ग बनते हैं। तो अब अपन चलते हैं कि फिर ये बुर्जुआ क्या है। बुर्जुआ वो मध्यम वर्ग थे जिन्होंने रिस्क ली, पढ़े लिखे थे, इन्होंने उद्योग लगाए, ये उद्योगपति हो गए और फिर इन उद्योगपतियों ने खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए राजतंत्र और सामंतवाद का विरोध किया। तो वो थे बुर्जुआ। यानी बुर्जुआ वो मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोग थे जिन्हें उद्योगों में पैसा लगाया और खूब पैसा कमाया और ये सबसे ज्यादा अमीर ये हो गए। तो इन्होंने राज्य को अपनी तरफ करने की कोशिश की, वो बुर्जुआ होते हैं या इनको पूंजीपति कह लीजिए। फिर एक होता है सर्वहारा। सर्वहारा ये भी एक जर्मन शब्द है जिसका तात्पर्य होता है मजदूर, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर। फिर आ गया ये सामंतवाद। क्या है? देखिए इस संसार में जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इसके 3 रूप हम देखते हैं। पहली अर्थव्यवस्था का जो पहले आधार हुआ करता था वो कृषि हुआ करता था। उसके बाद अर्थव्यवस्था में जो मुख्य बल आया वो उद्योग हो गए और वर्तमान में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो तकनीक है, सूचना तकनीक। तो पहले कृषि प्रधान समाज हुआ करते थे, फिर उद्योग प्रधान समाज आए और आज तकनीक प्रधान समाज थे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर और सिंपल तरीके से समझाते हैं। आज से लगभग 700-800 साल पहले और उससे पहले वही व्यक्ति अमीर माना जाता था जिसके पास खेत ज्यादा होते थे, उसी व्यक्ति की चला करती थी। तो स्वयं कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। यानी पहले शिकारी समाज थे तो वो तो सामूहिक समाज थे, वहां तो संपत्ति का नाम ही नहीं था। फिर जमीन आई, जमीन को साफ करके और उस पर खेती होने लगी, तब कृषि समाज आए, तब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करती थी। फिर जब भाप का इंजन आ गया, ब्रिटेन के अंदर जेम्स वाट ने जब भाप का इंजन बना दिया, तब फिर उत्पादन फैक्ट्रियों से होने लगा, तब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई और लोग खेती को छोड़ के और किसानी को छोड़ के और फैक्ट्रियों में आ गए। वो मजदूर बन गए या वो फिर उद्योगपति बन गए।
तो फिर उद्योगों का काल आया, और फिर वो व्यक्ति पैसे वाले हो गए जिनके पास फैक्ट्रियां थी, जिनके पास उद्योग थे, जो वस्तुओं को पैदा करते थे, उनका विनिमय करते थे, वो महत्वपूर्ण हो गए। फिर ये चलता रहा। पिछले 30-40 साल में जब से आईटी का काल आया है, मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, तब से आप देखते हैं वो लोग अमीर हैं, उनकी चलती है जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कब्जा है। चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आपकी विप्रो हो, टिस्को हो, और या फिर आपकी फेसबुक जैसी, व्हाट्सएप जैसी जो कंपनियां जो तकनीकी क्षेत्र में काम करती है, ये ज्यादा वैल्यूएबल हो गई है, ज्यादा अमीर हो गई है, इनकी ज्यादा चलने लगी है। आजकल लोगों का ध्यान इनकी तरफ ज्यादा है। पहले फोर्ड वोर्ड थे, इनकी तरफ ध्यान था कि फोर्ड गाड़ियां बनाता था, वो महत्वपूर्ण आदमी हुआ करता था। तो आजकल फोर्ड की इनकी चर्चा ही नहीं होती है, क्योंकि उद्योगों का जमाना चला गया है। और कृषि की तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं होती है आजकल। तो पहले कृषि समाज थे, फिर औद्योगिक समाज आया, आजकल तकनीकी समाज है। तो जब कृषि समाज था तब समाज 2 वर्गों में बंटा हुआ था। देखिए, जब कृषि समाज था 1600 से पहले, 1600-1700 से पहले, उस टाइम राजा राज किया करते थे, तो राजतंत्र था। और उस समय इनकम का जो मुख्य आधार था वो भूमि थी, यानी जमीन थी जिसपे खेती होती थी। आज अपने भी आज से 70-80 साल पहले जब अपन आजाद नहीं हुए थे, और अपन जो चाहे राजस्थान के या उन क्षेत्रों के रहने वाले हैं जहां राजा राज करते थे, और क्योंकि अंग्रेज भी चाहे राज करते होंगे, उस समय जो खजाने में पैसा आता था वो आता था, अधिकांश पैसा किसानों से टैक्स वसूल के आया करता था। यानी किसानों का शोषण करके ही राजा अपना खजाना भरा करते थे, क्योंकि उसमें फैक्ट्रियां और व्यापार और वाणिज्य तो इतना ज्यादा था नहीं। तो खेत राजतंत्र थे, तो राजा के जो इनकम का मुख्य आधार था वो भूमि थी, क्योंकि उस भूमि में कृषि होती थी। तो राजा के खजाने में जो पैसा आता था वो कृषि के ऊपर लगान के माध्यम से आता था। तो लगान मुख्य जरिया था इनकम का। तो राजा क्या करता था, उस जमीन को अपने कुछ रिश्तेदारों को या अपने उन परिचितों को दे दिया करता था जो उन किसानों से टैक्स इकट्ठा किया करते थे। जो किसानों से टैक्स इकट्ठा किया करता था वो सामंत कहलाता था। तो यानी वो युग जब राजतंत्र थे, सामंत ही मुखिया हुआ करते थे। तब समाज में 3 वर्ग थे। सबसे ऊपर सामंत आया करता था, फिर पढ़े लिखे लोग आया करते थे, मध्यम वर्ग, और फिर किसान आया करते थे। 3 वर्ग हो गए। सामंत सर्वोच्च उच्च वर्ग हो गया, जिसके पास भूमि के रूप में धन था, खूब सारी भूमि थी, और उसके बदले में लगान लिया करता था, किसानों को आगे ठेके हिस्से के ऊपर दिया करता था वो। फिर पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग आता था, ये वकील, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, ये तो हमेशा जरूरत ही पड़ती है। और तीसरा जो वर्ग था वो किसान वर्ग था। तो वो सामंतवाद बोलते हैं उसको। जब सामंतों की चला करती थी और उसमें राजा राज किया करते थे, भूमि को सामंतों में बांट दिया करते थे। आप अगर सामंत समझ में रहे तो सामंत को जमींदार बोलते हैं, यानी जमींदारी प्रथा थी। नहीं समझ में आता, मान लीजिए जागीरदारी प्रथा थी। जैसे राजस्थान के लोग वो समझना चाहें तो आप देखेंगे कि 10-20 गांव के ऊपर एक सामंत हुआ करता था, और वो टैक्स इकट्ठा करके राजा को दिया करता था, जिसको राजा था। टैक्स भी दिया करता था और उसको सेना भी मुहैया कराया करता था युद्ध के समय, संकट के समय। तो सामंतवाद ऐसी व्यवस्था थी जो राजतंत्रात्मक थी। तो ये कृषि मुखिया हुआ करती थी, ये अर्थव्यवस्था का रूप था, सामंतवादी रूप। बाद में क्या सामंतवादी रूप चला गया, सामंतों की इनकम कम हो गई क्योंकि लोग उद्योगों की तरफ चले गए। तो मध्यम वर्ग ने उद्योग लगा लिए, वो पूंजीपति बन गए। तो सामंतवाद के समाप्त होने के बाद पूंजीवाद आया, यानी अब उच्च वर्ग सामंत नहीं रहे बल्कि उच्च वर्ग पूंजीपति हो गए, क्योंकि इनके पास ज्यादा संपत्ति होगी, उन्होंने फैक्ट्रियां लगा ली। तो फैक्ट्रियां हमें भी पता है कि जमीन से ज्यादा पैदा करती है, उसके लाभ उनमें ज्यादा होता है। तो ये फिर सामंतों की बजाय पूंजीवाद महत्वपूर्ण हो गया। अब अपन चर्चा करते हैं उपनिवेशवाद क्या है, कोलोनियलिज्म क्या है, उपनिवेशवाद। जब ये पूंजीवाद हावी हुआ, उद्योग आए, तो उद्योगों में क्या हुआ कि सारी चीजें ऑटोमेटिक हुआ करती हैं। बाप का इंजन आ गया। जब मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो पूंजीपतियों ने लाभ कमाने के लिए बहुत सारा माल पैदा किया। और आपको पता है माल पैदा करने के लिए कच्चा माल भी चाहिए। तो 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है उद्योगों में, कच्चा माल और तैयार माल।
कच्चा माल खरीदे कहां से और तैयार माल को बेचे कहां? तो फिर क्या किया, जो औद्योगिक देश थे, विशेष करके ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों ने अफ्रीका, अमेरिका और एशियाई देशों के ऊपर कब्जा कर लिया ताकि वहां से सस्ती दर के ऊपर कच्चा माल खरीदे, उसको अपनी फैक्ट्रियों में तैयार करें और फिर उसको तैयार माल को बेचें ज्यादा रेट के ऊपर और प्रॉफिट कमाएं। आप खरीदिए सस्ती कपास किसानों से भारत से, उसे ब्रिटेन लेके जाइए, लंकाशायर और मैनचेस्टर, वहां की फैक्ट्रियों में कपड़ा तैयार कीजिए और उसको फिर महंगे दामों के ऊपर भारत में बेचिए। अब ये तभी हो पाएगा जब आप उन देशों को अपना गुलाम बना लेंगे ताकि वहां के बाजार पे कब्जा किया जा सके, मनमाफिक शर्तों के ऊपर कच्चा माल खरीदा जा सके और मनमाफिक शर्तों पे तैयार माल बेचा जा सके। तो उस बाजार पे कब्जे की जो होड़ हुई, उसने उन देशों को गुलाम बना लिया। तब हम ब्रिटेन के गुलाम हो गए और इसी को हम बोलते हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। तो ये गुलामी प्रथा, इसको उपनिवेशवाद बोलते हैं। आमूल परिवर्तनवाद, ये तो सिंपल शब्द है। तीव्र परिवर्तनों को आमूल परिवर्तनवाद बोला जाता है। तो पहले सामंतवाद था, फिर पूंजीवाद आया। पूंजीवाद में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति और सर्वहारा, बुर्जो और सर्वहारा। एक बुर्जो पूंजीपति और सर्वहारा मजदूर है। फिर ये पूंजीवाद आया तो इसने अपने सामान बेचने के लिए उपनिवेशवाद लाया, ये विभिन्न देशों को इसने गुलाम बनाया। तो ये मैंने आपको कुछ शब्दावली समझाई है। इस शब्दावली के बाद आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्क्स के विचार क्या हैं। अब आपको मार्क्स के विचार समझेंगे तो ज्यादा जोर नहीं आएगा, कुछ शब्द आगे कुछ और शब्द आएंगे, उनकी भी व्याख्या कर लेंगे। तो मैं आपको वापस लुई अल्थुजर के पास लिए चलता हूं, जो फ्रांस का समकालीन नव मार्क्सवादी विचार का है, अभी तो नहीं है। इसने कहा कि मार्क्स दो हैं, युवा और प्रौढ़ मार्क्स। अब हम देखें कि एक तरफ हमारे पास यंग मार्क्स है, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक्स की चर्चा की लुई अल्थुजर, मैंने बताया आपको यंग मार्क्स। दूसरा है मैच्योर यानी प्रौढ़ मार्क्स। एक युवा है, एक प्रौढ़ है। अब हम क्या क्या करेंगे? यंग मार्क्स का है अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। एक बार शब्द की चर्चा कर ले, फिर आगे समझना आसान हो जाएगा। यंग मार्क्स का है थ्योरी ऑफ प्रेक्सिस की अवधारणा। यंग मार्क्स का है स्वतंत्रता संबंधी विचार। और यंग मार्क्स का हम करेंगे, ये सारे विचार तब के हैं जब ये पेरिस पांडुलिपि आई तब पता चला, पहले तो हमें पता ही नहीं था इनका। और यंग मार्क्स का है वस्तुओं की जड़ पूजा। चलिए जी, ये है यंग मार्क्स, अलगाव का सिद्धांत, प्रेक्सिस, स्वतंत्रता और वस्तुओं की जड़ पूजा। और दूसरी तरफ हम करेंगे प्रौढ़ मार्क्स। ये 1848 के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लेकर और बाद के विचार हैं और विशेष करके दास कैपिटल में प्रकट हुए हैं। तो प्रौढ़ मार्क्स से जो विचार हैं वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये तो इसका दार्शनिक आधार है। फिर है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसको अपन इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या बोलते हैं। इतिहास की व्याख्या वो चेतनवादी नहीं बल्कि भौतिकवादी तरीके से की जाए, या इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी बोलते हैं इसको। फिर प्रौढ़ मार्क्स के विचार हैं वर्ग संघर्ष और वर्ग चेतना संबंधी विचार। फिर प्रौढ़ मार्क्स का एक महत्वपूर्ण विचार है, वो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। और एक महत्वपूर्ण विचार है साम्यवाद। तो ये फिर प्रौढ़ मार्क्स के विचार हैं जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो एक तरफ यंग मार्क्स है, एक तरफ प्रौढ़ मार्क्स है, और ये चर्चा एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक की चर्चा करता है लुईस अल्थुजर। तो आज हम पहले जो चर्चा करेंगे
वो यंग मार्क्स की करते हैं और फिर प्रौढ़ मार्क्स की चर्चा करें। चलिए ये सारी चर्चाएं नेक्स्ट पीरियड में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।